नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज का व्याख्यान का शीर्षक है उदारवादी दर्शन के प्रमुख लक्षण, यानी मेन फीचर्स ऑफ लिबरल फिलॉसफी। जब हम उदारवादी दर्शन के लक्षणों पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम पाते हैं कि ये जो उदारवादी दर्शन है उसमें जहाँ प्रारंभिक उदारवाद में आर्थिक हस्तक्षेप यानी थ्योरी ऑफ लेसेस-फेयर को महत्व दिया गया था, वहीं नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद में इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया। इसकी जगह पर राज्य द्वारा नियंत्रित आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसलिए इसमें ये इसे सकारात्मक उदारवाद की संज्ञा दी गई है। इन उदारवादी दर्शन के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं में कर सकते हैं। सबसे पहले उदारवादी दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद की जो विचारधारा है उसका जन्म ही व्यक्तिवाद से हुआ है। उदारवादी दर्शन का केंद्रीय तत्व व्यक्ति है। हॉब्स और लॉक जैसे दार्शनिक व्यक्ति से ही अपनी चिंतन का प्रारंभ करते हैं तथा समाज से पृथक व्यक्ति और उसकी प्रकृति को अपने दर्शन का आधार बनाते हैं। मैकफर्सन इसी बात का समर्थन करते हुए लिखते हैं कि उदारवाद के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके शरीर और क्षमता पर केवल उसका ही अधिकार होता है, समाज का उससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार वे न तो व्यक्ति को नैतिक संपूर्ण के रूप में देखते हैं, न ही समाज की अंग के रूप में देखते हैं, बल्कि वे उसे खुद के स्वामी के रूप में देखते हैं। यानी व्यक्ति अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपनी मानसिक स्थिति का, सब कुछ का मालिक खुद है। नेक्स्ट है मानवीय विवेक में आस्था। उदारवादी दर्शन का एक प्रमुख तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है। हम देखते हैं कि जहाँ पहले मध्य युग में यूरोप के प्रायः अधिकांश देशों में ईसाईयत का बोलबाला था और ईसाईयत ने मानव बुद्धि को कठोर बंधनों में जकड़ रखा था और ऐसा उस समय समझा जाता था कि ये चर्च के अधिकारी जो बताते हैं वही प्रामाणिक है। भारत में भी इसी तरह की स्थिति थी। ये पंडित पुरोहितों, हिंदू धर्म में और के द्वारा जो व्याख्या की जाती थी जीवन का, वह उन्हें ही प्रमुख माना जाता था और इससे बाहर व्यक्ति को सोचने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन 17वीं 18वीं सदी में नवजागरण के साथ ही इन उदारवादी दार्शनिकों ने इस तरह के शास्त्रों का अंधा अनुकरण करने के स्थान पर व्यक्ति के विवेक को महत्व देना शुरू किया। जॉन लॉक और थॉमस पेन ऐसे विचारकों में प्रमुख है। थॉमस पेन ने तो समस्त रूढ़िवादियों को चुनौती देते हुए कहा कि मेरा अपना मन ही मेरा चर्च है। इस प्रकार उदारवाद इस बात में विश्वास रखता है कि भावना पर विवेक को प्राधान्यता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्ति साध्य तथा समाज और राज्य साधन। यानी उदारवादियों के चिंतन का प्रारंभ ही व्यक्ति से होता है और उसके
चिंतन का आधार भी व्यक्ति ही है। वो व्यक्ति को ही साध्य मानकर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण, उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समाज और राज्य तो साधन मात्र है और उसका महत्व उसी सीमा तक है जहाँ तक वे व्यक्ति के उन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हैं। परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद में खास करके अंतर इस बात को लेकर के है कि जहाँ परंपरागत उदारवाद राज्य को कुछ सीमा तक कृत्रिम संगठन मानता है, वहीं नव उदारवाद राज्य को एक प्राकृतिक रूप से विकसित संगठन मानता है। नेक्स्ट है, राजनीति की जड़ें सामाजिक विविधताओं में हैं। उदारवादी विचारक राजनीति को किसी वर्ग विशेष की बपौती नहीं मानते हैं। उनके विचार में राजनीति की जड़ें सामाजिक विविधताओं में हैं। उदारवादी इन विविधताओं को समाप्त करने की बात नहीं सोचते हैं, बल्कि इन विविधताओं में एकता स्थापित करने के समर्थक हैं। उदारवादी दर्शन के अनुसार समाज के विभिन्न सदस्यों के विभिन्नताओं का प्रतिबिंब ही राजनीति में परिलक्षित होता है। मिलर का मानना है कि समाज में विभिन्नता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। उनका कहना है कि चाहे समस्त विश्व पर एक ही शक्ति का शासन स्थापित हो जाए, या सारे विश्व में एक ही धर्म छा जाए, या विश्व के सभी देशों की बहुत अधिक आर्थिक उन्नति हो जाए, तब भी मानव समाज में विविधताएं बनी रहेंगी, क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती। उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। मिलर का मानना है कि राजनीति का प्राण ही मानवीय विविधताओं में बसता है, यानी इन मानवीय विविधताओं के कारण ही तो राजनीति होती है। ये विविधताएं न हो तो राजनीति ही नहीं होगी। उनके अनुसार इन विविधताओं के कई स्रोत हैं, कई कारण हैं, जैसे भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, नस्लीय, सांस्कृतिक और वैचारिक स्रोत प्रमुख है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। हर व्यक्ति का जीवन शैली अलग होता है और इसके कारण मानवीय विविधताएं कभी समाप्त नहीं होगी, ये हमेशा जारी रहेगी। और मिलर कहते हैं कि राजनीति जारी रहेगी क्योंकि विविधताएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है, यानी इन विविधताओं के कारण ही राजनीति होती है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करता है। उनके अनुसार राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जहां हम देखते हैं कि 18वीं सदी में फ्रेंच दार्शनिकों ने भी चर्च और राज्य को पृथक करने के लिए आंदोलन किया था और इस प्रकार के आंदोलन के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद तो यूरोप के सभी देशों में और यूरोप से बाहर दुनिया के दूसरे देशों में भी धर्मनिरपेक्षता की लहर आ गई। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता का आदर्श उदारवाद की एक बहुत बड़ी देन है, लेकिन मेरा मानना है कि धर्मनिरपेक्षता को सीधे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता को मानव समाज, मानव समुदाय के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हम जो देखते हैं कि जिस तरह से धार्मिक आतंकवाद ने अपना सिर उठा लिया है और इस तरह से जितनी मानवीय, अमानवीय
घटनाएं विश्व में घट रही है, किसी व्यक्ति को इसलिए कष्ट दिया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति समूह को इसलिए कष्ट देना चाहिए कि वह किसी खास धर्म में विश्वास करता है और उसकी हिंसा की जानी चाहिए। इन सब परिस्थितियों में अब धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावना को भी जोड़ा जाना जरूरी है। नेक्स्ट है मानवीय स्वतंत्रता की धारणा और मानवीय अधिकारों में अटूट विश्वास। उदारवादी दर्शन मानवीय स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों में अटूट विश्वास रखता है। वस्तुतः उदारवाद का उदय ही मानवीय स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से हुआ है। उदारवादियों ने सदैव ही मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है और वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। लास्की कहते हैं कि उदारवादी दर्शन का स्वतंत्रता के साथ अटूट संबंध है। उदारवादी दर्शन के अनुसार समाज का निर्माण व्यक्तित्व की स्वयं निर्देशित शक्ति के आधार पर कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। केवल इसी नींव पर एक सच्चे समाज का निर्माण किया जा सकता है। अतः स्वतंत्रता केवल व्यक्ति का आधार ही नहीं है, बल्कि वह समाज की आवश्यकता भी है। नेक्स्ट है शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। उदारवाद अपने स्वभाव से ही शासकीय स्वेच्छाचारिता का, शासकों के डिक्टेटरशिप का विरोध करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति की नहीं बल्कि कानून की प्रधानता होनी चाहिए और शासक वर्ग को शासन कानून के अनुसार करना चाहिए। उसे कानून की सीमा के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि उसे अपने मन से जो मन में आए उसके अनुसार शासन करने की छूट यदि दे दी जाए तो ऐसे में शासक के अत्याचारी होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पद्धति में अटूट विश्वास। उदारवाद लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है। उदारवाद का जन्म तानाशाही शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। यह लोक प्रभुत्व की धारणा में विश्वास करता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी की धारणा में विश्वास करता है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरे पर उसकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है और वे इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय यही हो सकता है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो और ऐसा शासन की शक्ति केवल जनता के हाथ में हो, ऐसा केवल लोकतांत्रिक पद्धति में ही संभव है। इसलिए ये उदारवादी विचारधारा लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखती है। साथ ही साथ ये मानवीय अधिकारों को भी महत्व देती है और इसीलिए फ्रांस में इसी विचारधारा को अभिव्यक्ति देते हुए मानवीय अधिकारों की घोषणा में कहा गया कि राष्ट्र ही तत्वतः संपूर्ण प्रभुता का स्रोत है। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से प्राप्त न हुई हो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति में विश्वास। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास करता है और साथ साथ विश्व बंधुत्व की धारणा का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को शांतिपूर्वक प्रगति करनी चाहिए और दूसरे राष्ट्रों के प्रगति में भी सहायता करनी चाहिए और एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपने कोई नियम ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। नेक्स्ट है उदारवाद क्रांतिकारी नहीं बल्कि सुधारवादी दर्शन है। उदारवाद परिवर्तन हेतु क्रांति या बल प्रयोग के तरीकों को स्वीकार नहीं करता है।
उसकी धारणा है कि परिवर्तन हेतु शांतिपूर्ण और वैधानिक उपाय अपनाए जाने चाहिए, या एकाएक परिवर्तन की बात नहीं करता है, मतलब समाज के सभी लोगों को विश्वास में लेते हुए सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने का पक्षधर है। इस संबंध में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति उसका आदर्श है। उदारवाद एक ऐसा सुधारवादी दर्शन है जो व्यवस्था के मूल ढांचे को बनाए रखते हुए सामान्य सहमति के आधार पर क्रमिक परिवर्तन के मार्ग को अपनाना ही उचित समझता है। इस प्रकार ये उदारवादी दर्शन के बारे में एक और भी विशेषता या लक्षण हम बता सकते हैं, जैसा ये इसका कार्य क्षेत्र जो है, इसके संबंध में उदारवादी दर्शन, राज्य के कार्य क्षेत्र में उदारवादी दर्शन का तात्पर्य यह है कि यह राज्य का जो उचित कार्य क्षेत्र है उसके संबंध में उस पर यह विचार करता है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और सामाजिक कार्य व्यवहार के आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उसका कहना है कि आर्थिक क्षेत्र में मांग और पूर्ति के नियम और स्वतंत्र प्रतियोगिता के सिद्धांत को बिना बाधा पहुंचाए अपना कार्य करने दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति प्रारंभिक उदारवाद में जब इस विचार को समर्थन दिया गया तो इससे अनेक समस्याएं पैदा हो गई। इसीलिए इसमें नव उदारवादियों ने इस बात को जोड़ा कि राज्य को व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए और व्यक्तियों के लिए जो कार्य करने के घंटे, उसके लिए क्या कहते मजदूरी और अन्य सुविधाएं तथा बाजार में वस्तुओं की कीमत, इन सब को तय किया जाना चाहिए। साथ ही राज्य व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता भी नहीं दी जानी चाहिए, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सीमित करके ही दी जा सकती है। असीमित स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता नहीं, अराजकता का रूप धारण कर लेगी। इस तरह से ये उदारवाद जो है एक प्रमुख विचारधारा है। हालांकि इस विचारधारा का भी कई आधारों पर आलोचना किया गया है। इसमें सबसे पहले जो इसकी आलोचना की गई है और इस आधार पर की गई है कि ये उदारवादी व्यवस्था जो है वो पूंजीवादी दर्शन है। इसमें नव उदारवाद में जो बातें कही गई है, जो सकारात्मक उदारवाद है जिसमें आर्थिक हस्तक्षेप की बात की गई है, उसके द्वारा भी वास्तव में पूंजीवाद को कायम रखने का प्रयास किया गया है। इसलिए लास्की कहते हैं कि उदारवाद ने निर्धन वर्ग को हमेशा इस दृष्टिकोण से देखा है, मानव की वे जीवन में केवल अपने गलतियों के कारण ही गरीब है। इस तरह से उदारवाद जो है ये उदारवाद में राज्य का उद्देश्य समस्त समुदाय का हित नहीं, बल्कि केवल पूंजीवादी या संपत्तिशाली लोगों का हित सुरक्षित रहता है। दूसरा, उदारवादी दर्शन में जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है, यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा भी वास्तव में लोक कल्याणकारी नहीं बन पाती है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी और से ये राज्य मुक्त नहीं होता है। दूसरा, इसमें जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें अमीर गरीब की खाई काफ़ी लंबी होती है। इस असमानता को जो दूर करना ये भी काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरा, लोक कल्याणकारी राज्य में कोई ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी नहीं होती जिसमें मंदी और भीषण मुद्रा प्रसार जैसे संकटों से मुक्त हो सके, जैसे ये समस्या जो है। या तीसरे, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है कि उदारवादी क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करते हैं, यानी क्रमिक परिवर्तन के सुधारवादी मार्ग में विश्वास करते हैं।
लेकिन उदारवाद के आलोचकों का कहना है कि क्रमिक परिवर्तन के मार्ग को अपनाकर समस्त व्यवस्था में मामूली परिवर्तन भले ही लाया जा सकता हो, लेकिन इस मार्ग के जरिए समाज की काया पलट कर पाना, यानी उसके व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव ले आना कतई संभव नहीं है। इन आलोचनाओं के बावजूद उदारवाद एक प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है और इसने मानवीय महत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद।